नेपाल में क्या हो रहा है? द बर्निंग नेपाल में। जी हां, क्योंकि नेपाल में स्थिति खराब थी, धुआं धुआं सब नेपाल में सरकार बनाने को लेकर माथापच्ची चल रही है। कुछ जेन जी संगठन सुशीला कार्की के खिलाफ है। राष्ट्रपति सेनाध्यक्ष की वहां से चर्चा हो रही है। संविधान के दायरे में नियुक्ति ये कहा जा रहा है राष्ट्रपति की तरफ से। और नेपाल में धीरे धीरे शांति बहाल की भी पूरी कोशिशें जारी हैं। लेकिन नेपाल जिस तरह से सुलगा है दुनिया ने देखा है, और खासकर भारत के कुछ जो पड़ोसी मुल्क हैं। देखिए, शुरुआत पाकिस्तान से हमेशा की तरह कई बार पाकिस्तान में हमने देखी ऐसी तस्वीरें, फिर श्रीलंका में भी हमने देखा किस तरह से हुआ, बांग्लादेश में हमने देखा, और अब नेपाल को भी दुनिया ने देख लिया। हमने देख लिया कि क्या कुछ हुआ। जेनजी ने किस तरह से एक कह सकते कि आक्रामक रवैया अपनाया, और ये नौ बताया कि प्रधानमंत्री भाग गए, और उसके बाद से प्रधानमंत्री के आवास को भी जला दिया गया, राष्ट्रपति आवास को भी जला दिया गया, सरकारी इमारतों को नष्ट कर दिया गया, कुछ प्राइवेट होटल्स को भी टारगेट पर किया गया, बहुत लोगों को मारा पीटा गया। और उसके बाद से अब चर्चा की बात आगे बढ़ रही है। आपको रिपोर्ट दिखाते देखिए। काठमांडू में इस वक्त सबसे अधिक तनाव राष्ट्रपति भवन के ही आसपास है, लिहाजा सुरक्षा सख्त की गई है, कटीले तार लगा दिए गए हैं। इस बीच राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल सेना अध्यक्ष जनरल अशोक राज सिंहदेव के साथ मिलकर अंतरिम सरकार की रूपरेखा तय करने में जुटे हैं। जेन जी के एक गुट ने अल्टीमेटम दिया है कि अंतरिम सरकार की कमान पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को ही मिले। इस सिलसिले में पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की के साथ राष्ट्रपति और सेना प्रमुख की लंबी बातचीत बीती देर रात तक चली, लेकिन युवाओं के कुछ अन्य गुट सुशीला कार्की के नाम पर ऐतराज कर रहे हैं। नेपाल के राष्ट्रपति ने देश के युवाओं से कहा है कि वो संविधान के दायरे में ही जल्द से जल्द कोई हल निकालेंगे, लेकिन राष्ट्रपति का ये बयान सुशीला कार्की के आड़े आ सकता है, क्योंकि संविधान के तहत रिटायर्ड जज राजनीतिक पद हासिल नहीं कर सकता। उधर सेनाध्यक्ष अभी तक जस्टिस सुशीला कार्की के नाम पर एक राय बनाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जल्दी से आपको अपडेट कर देते हैं इस वक्त नेपाल में स्थिति क्या है। ताजा तरीन उम्मीद है कि नेपाल में जल्दी अंतरिम सरकार का ऐलान हो जाएगा। माथापच्ची चल रही है, तैयारियां चल रही हैं, लेकिन खेमेबाजी भी चल रही है। अब इस बात का इंतजार, और इस इंतजार के बीच हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं और दावा भी किया जा रहा है। देखिए, कर्फ्यू में ढील दिए जाने के बाद आज काठमांडू में बाजार कुछ वक्त के लिए खुले हैं, जरूरी था लोगों के लिए। हालांकि सार्वजनिक परिवहन अब भी बंद हैं। भयानक आगजनी का शिकार हुआ सुप्रीम कोर्ट परिसर रविवार को खुल सकता है, और कोर्ट परिसर में सफाई का कार्य चल रहा है तीव्र गति के साथ। जले हुए वाहन भी हटाए जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे जल गए हैं, कुछ जो बचे हैं उनको संजोने की तैयारी चल रही है। उधर जेलों से भागे कुछ कैदी खुद ब खुद वापस भी आ गए हैं। चितवन में भरतपुर जेल से भागे 54 कैदी वापस आ गए। वाह! चितवन डिस्ट्रिक्ट जेल के प्रमुख ने कहा है कि कैदियों को यह एहसास हो रहा है कि सरकार उन्हें देर सबेर गिरफ्तार कर ही लेगी। हालांकि भागने वाले कैदियों की तादाद करीब 15,000 बताई गई है। कुछ तो भारत नेपाल बॉर्डर पर भी गिरफ्तार हुए हैं। भारतीय सेना ने भी, एसएसबी ने भी और पुलिस ने उनको पकड़ा हुआ है। कई बहुत ही दुर्दांत अपराधी हैं इनमें, जिनका बाहर रहना सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं है, वो नेपाल के लिए भी और भारत के लिए भी। इस बीच नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह ने इस आंदोलन के बीच पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है, खामोशी हटाई है। उन्होंने कहा है कि नेपाल के भविष्य के लिए पैदा जागरूकता अच्छा संकेत है, लेकिन हिंसा आगजनी से उन्हें बहुत कुछ दुख सहना पड़ा है, उन्हें दुख पहुंचा है। सुनिए जरा। केही दिन अघि जनप्रदर्शनमा जुन प्रकारको हिंसा आगजनी तोडफोड भयो, त्यसबाट जस प्रकारको मानवीय एवं भौतिक क्षति भयो, त्यो सुन्दा हामीलाई अत्यन्तै दुःख लाग्यो। नागरिक स्वतन्त्रता भन्दा ठुलो तन्त्र वा वाद हुँदैन। वास्तविक प्रजातन्त्र त्यहाँ हुन्छ जहाँ राम्रो नराम्रो जनगुनासो वा गुणगान सुन्ने परम्परा र संस्कार हुन्छ। नेपाली जनतामा देश र भविष्यलाई लिएर जुन खालको जागरूकता पैदा भएको छ, त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं। तो नेपाल के पूर्व राजा को भी आप सुन रहे थे, लेकिन कितने लोग अभी तक इस हिंसा की चपेट में मारे गए हैं, कितने लोग घायल हैं, कितने कैदी फरार हैं, कितने वापस आए, ये सब कुछ जानने का वक्त है। आपको जल्दी से आंकड़े हम दिखा देते हैं। देखिए जरा, नेपाल में बीते दिनों हुई हिंसा में 34 लोगों की मौत हुई है। जी हां, हिंसक प्रदर्शन और आगजनी में
इधर भारत से गाजियाबाद की एक महिला राजेश गोला की काठमांडू के होटल में भी मौत की खबर हुई। जी हाँ, हिंसा के दौरान भीड़ ने होटल में आग लगा दी थी और आपको ये बता दें इसके बाद वो बचने के लिए, जो गाजियाबाद की चर्चा हम जिस महिला की कर रहे हैं, वो बचने के लिए चौथी मंजिल से कूद जाती है क्योंकि आग लगा दी गई थी। होटल पूरे आग की चपेट में था, लेकिन नीचे गिरकर उनकी मौत हो गई क्योंकि वो चौथे मंजिल से कूदती हैं सीधे चपेट में। आप जरा अपने पति रामवीर सिंह गोला के साथ पशुपतिनाथ मंदिर में वो दर्शन के लिए काठमांडू गई थी ये महिला, लेकिन उनके परिवार ने सरकार से शव वापस लाने की मांग की है। कहिए कि गुहार लगाई है कि शव दिया जाए और अंतिम संस्कार करने दिया जाए। देखिए जरा सुनिए। 9 बजे लगभग रात को बात हुई थी उनसे पीछे 2 दिन पहले, जब तक कुछ नहीं था। उसके बाद में आगजनी, होटल को आगजनी कर दिया गया, लेकिन वो फिर कॉरिडोर या बाई जीने से नहीं आ पाए क्योंकि वहाँ पूरे में आग लगी हुई थी, धुआं हो रहा था। चौथी मंजिल से नीचे उन्हें कूद के आना पड़ा। जहाँ दादी जी को चोट लगी है वहाँ आर्मी वाले उनको हॉस्पिटल में ले गए। मेरे दादाजी ने उनसे कोशिश करी कि मुझे भी साथ ले चलो, एक साथ हॉस्पिटल में पहुँच जाएंगे, लेकिन वो अकेले ही उनको हॉस्पिटल ले गए। दादाजी ने कम से कम 2-3 घंटे में वो हॉस्पिटल ढूंढा जहाँ उनके पास पहुँचे, लेकिन वहाँ उनको सूचना मिली कि वो इस दुनिया में नहीं है। अब वो 2 दिन से उनकी बॉडी को लेने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन उनको कोई हताशा ही हाथ आ रही है, कोई बॉडी नहीं मिल पा रही है। वो हमारे चाचा जी हैं। क्या हुआ था? वो यहाँ से घूमने के लिए गए थे पशुपतिनाथ जी का दर्शन करने के लिए। वहाँ पे हिंसा भड़कने के कारण जिस होटल में रुक रहे थे वहाँ उसमें आग लगा दी गई। उसके कारण वहाँ से उनकी डेथ हो गई। अभी उनकी बॉडी नहीं आई है, पोस्टमार्टम नहीं हुआ।